दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 की सुबह में अचानक से उस वक्त पूरा का पूरा इजराइल दहल गया जब हमास ग्रुप की तरफ से इजराइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक लगातार 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स छोड़े गए। ये रॉकेट इतनी तेजी के साथ आए थे और इतनी खतरनाक छोड़ी गई थी कि आयरन डोम नाम का वो डिफेंस सिस्टम के जिसकी तारीफें इजराइल पूरी दुनिया में करता फिरता है और जिसकी पूरी दुनिया में मिसाली दी जाती है, वो सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। अगले कुछ मिनट के अंदर ही पूरी इजराइल के हालात बदल चुके थे। पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल था। तल अवीव जैसे बड़े शहरों में या तो बिल्डिंग्स में आग लगी हुई नजर आ रही थी या फिर आसमान पर धुआं नजर आ रहा था। हर तरफ से चीख और पुकार सुनाई दे रही थी, जबकि इजराइल की फौज, इजराइल की गवर्नमेंट, इजराइल की जो अफी एजेंसी है मतलब कि मोसाद, ये सभी लोग न सिर्फ परेशान थे बल्कि कंफ्यूज भी थे कि खैर अचानक से ये सब हुआ क्या है। बहुत देर के बाद इन लोगों को महसूस हुआ कि दरअसल ये कोई आम हमला नहीं है। इस तरह के हमले पहले भी गाजा की तरफ से हमास करता आया है, बल्कि ये तो बड़ा ऑपरेशन है। बड़ा ही आसान शब्दों में कहूँ, ये एक जंग है जिसको पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया है। इसी अफरा तफरी के माहौल में बहुत जल्दबाजी में आखिरकार इजराइल की गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली वार का ऐलान करना पड़ा। उसने खुली तौर पर पूरे दुनिया के सामने कहा कि अब हम इसको वॉर हैं, मगर इजराइल खुद भी जानता था कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त तो हमास के जो लड़ाके थे वो दरअसल इजराइल के अंदर आ चुके थे। इस बार ये रॉकेट से कोई आम हमला नहीं किया गया था, बल्कि रॉकेट तो सिर्फ एक दिखावा था, बल्कि हमास के लड़ाके बहुत ही तेजी के साथ न सिर्फ इजराइल में उतर चुके थे, बल्कि जब तक इजराइल समझ पाता तब तक बहुत अंदर आकर अटैक करना भी शुरू कर चुके थे। जब इस जंग की खबरें पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हो गया तो जितना ज्यादा शौक इससे इजराइल था, उससे कई ज्यादा बाकी दुनिया थी, क्योंकि जाहिर है इजराइल और बाकी दुनिया यही मानती थी कि इजराइल और एक हमास की लड़ाई तो हाथी चींटी लड़ाई होती है। इजराइल भी लंबे वक्त से यही सोचा करता था कि हमास गाजा के अंदर से चाहे कितना भी रॉकेट्स छोड़ता रहे, मगर कभी भी हमारे अंदर आने की जरूरत नहीं करेगा। मगर ऐसा पहली बार हो रहा था, बल्कि हमास न सिर्फ इजराइल के अंदर आया, बल्कि उसने वो सब कुछ कर दिया कि जिसकी ना तो इजराइल ने और ना ही दुनिया के बाकी ताकतवर देशों ने कभी कल्पना की थी। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने शुरू किए गए इस ऑपरेशन को तूफानुल अक्सा का नाम दिया। इंग्लिश में कहूँ तो अल अक्सा अस्टॉर्म, और बराबर हिंदी या उर्दू में कहूँ तो ये समझिए मस्जिद अक्सा का तूफान। इतना ही नहीं, जंग शुरू करने के बाद हमास की तरफ से ऐलान भी किया गया था कि हमने इजराइल के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन शुरू किया है। इसीलिए इस इलाके में हमास के अलावा जितने भी छोटे बड़े ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए हैं और फिलिस्तीन की आजादी के लिए तैयार रहते हैं, वो हमारा साथ दें। जो जहां से एक्टिव है वहीं से वो अपनी लड़ाई शुरू कर दें। हमास की इस ऐलान के बाद ऐसी बहुत सारी खबरें आईं, तो इससे पता चला कि एक एक करके बेशुमार भुट्टो ने हमास की इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया। मगर इजराइल को जोर सा झटका उस वक्त लगा जब 8 अक्टूबर की सुबह में लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह नाम का संगठन है, जो काफी बड़ा संगठन है, उसने हमास के सपोर्ट पर इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें दागना शुरू कर दी। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं, ये जो हिजबुल्लाह है इस पूरे इलाके का, वो इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा संगठन है और ये सबसे ताकतवर भी है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये वही ग्रुप है जो ईरान के अंडर में रहता है, ईरान की सपोर्ट से चलता है, बल्कि ईरान के द्वारा ही खड़ा किया गया है। वैसे तो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के खिलाफ इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल ना होने की बराबर है, मगर हिजबुल्लाह भी हमास की तरह इस जंग में बहुत तेजी के साथ इन्वॉल्व होता है, तो यकीनी तौर पर इजराइल की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इजराइल और हमास की ये जंग काफी आगे बढ़ चुकी है, और जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर उस वक्त के आंकड़े की बात करूं, वो मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो इजराइल की तरफ से 700 का भी नंबर पार कर चुका है, और जबकि ये नंबर फिलिस्तीन की साइड से 350 के ऊपर बताया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग घायल भी हो चुके हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है, इस जंग में अब चाहे कुछ भी हो, बल्कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक ऑलरेडी इजराइल ये जंग हार चुका है। आगे जंग में चाहे इजराइल कुछ भी कर डाले, चाहे पूरे गाजा को खत्म कर दे, नक्शे से मिटा दे, हमास को पूरी तरीके से तोड़ दे, मगर उसके बावजूद भी हमेशा इजराइल को ये जंग हारा हुआ माना जाएगा। ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं?
اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، حماس پلان کے مطابق اسرائیل کی بے شمار لوگوں کو آلریڈی قیدی بنا چکا ہے، اور قیدی بنائے گئے اسرائیل کی یہ سب عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ اسرائیل کے بے شمار فوجی اور بڑے بڑے آفیسر تک شامل ہے۔ اس ساری قیدیوں کی مدد سے حماس نہ صرف اسرائیل کو ٹیبل پر لے کر آئے گا، بلکہ اس کو جھکنے پر بھی مجبور کر دے گا، اور ان ساری قیدیوں کو واپس کرنے کے بدلے میں وہ اسرائیل کی قید میں موجود اپنے بے شمار لڑاکوں کو یا پھر فلسطین کے عام لوگوں کو آزاد کرائے گا، کہ وہ ان قیدیوں کی مدد سے اسرائیل سے اپنی بے شمار مانیں بھی منوا سکتا ہے۔ اسرائیل کی آلریڈی یہ جنگ ہار جانے کے پیچھے یہ دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے، وہ ہے دراصل اسرائیل کی وہ جو امیج ہے، پوری چھوی ہے، اس کا برباد ہونا۔ ہم سبھی لوگ جیسا کہ جانتے ہیں، آج کے دور میں اسرائیل کو حد سے زیادہ طاقتور دکھایا جاتا ہے، خاص طور سے اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے، مطلب کہ موساد، اس کی تو پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہے۔ موساد کے مطابق تو اس کے دیش کے اندر اس کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ ایون موساد تو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ موساد کی بہادری اور ہوشیاری کے بارے میں صرف دنیا بھر کے اندر بے شمار فلمیں اور سیریلز بنائے گئے ہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ سے میڈیا میں اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ ہر کسی سے بچا جا سکتا ہے، مگر موساد سے بچنا تو ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں میں سے بے شمار لوگ ہیں، وہ بھلے ہی اپنے دیش کے خفیہ ایجنسی کے بارے میں نہ جانتے ہو، مگر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں ضرور جانتے ہیں اور اس کے تعریفوں کے پل بھی باندھتے ہیں۔ مگر 7 اکتوبر کے بعد سے ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو گیا، موساد کہاں تھا؟ موساد سے اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی؟ آخر وہ موساد پوری دنیا پر نظر رکھنے کی دعویٰ کرتی ہے، اس کی نظروں کے سامنے یہ کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک چھوٹے سے حماس نام کے گروپ نے نہ صرف اتنی بڑی پلاننگ کی، بلکہ اس کو سکسیسفلی انجام بھی دے دیا، اور موساد کچھ نہ کر سکا، بلکہ اس کو تو پل بھر کی خبر نہ تھی۔ موساد کے علاوہ اسرائیل کی فوج بھی پوری طریقے سے بے بس نظر آئی۔ اسرائیل کی فوج کی بھی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی فوج تو ایڈوانس ٹیکنالوجی سے پوری طرح سے لیس ہے، ان کی پاس جو چیزیں موجود ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں۔ اس کی فوج تو ہمیشہ گھر میں گھس کر مارتی ہے، مگر اس بار حماس کی طرف سے جب اٹیک ہوا، جب یہ اسرائیل کی فوج جب تک حرکت میں آتی، تب تک جو حماس کے لڑاکے تھے وہ اسرائیل کے بہت ہی اندر تھے۔ اتنا ہی نہیں، شروعات میں کچھ اس طرح کی ویڈیوز آئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اسرائیل کے فوجی بڑی آسانی کے ساتھ سرنڈر کر رہے ہیں۔ تو کل ملا کر آسان شبدوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل کی جو امیج تھی، اسرائیل کی جو چھوی تھی، دنیا بھر کے لوگوں کے دماغ میں اس کو پوری طریقے سے الٹا کر دیا ہے۔ اب وہ چاہے اس کی خفیہ ایجنسی موساد کے ریلیٹڈ ہو، یا اس کی طاقتور فوج سے ریلیٹڈ ہو، یا پھر اس کا ڈیفینس سسٹم ہو، ایرن ڈوم جس کی ابھی تک دنیا میں تعریفیں ہوتی آ رہی ہے کہ وہ بھی تو اس جنگ میں پوری طریقے سے فیل ہی ثابت ہوا ہے۔ حماس اس جنگ کی مدد سے پوری دنیا کے سامنے ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ اسرائیل بالکل بھی ویسا نہیں ہے کہ جس طرح کے اس کو پوری دنیا کی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے، چلیے یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، مگر آخر حماس کی طرف سے اس وقت اچانک سے یہ حملہ کیا کیوں گیا؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو اس بارے میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے نکل کر آ رہی ہے، مگر جو 2 سب سے مین وجہ بتائی جاتی ہے، ان میں سب سے پہلی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ویسٹ بینک کے علاقوں میں جھڑپوں کا بڑھنا اور اسپیشلی مسجد اقصی کے اوپر حملہ وغیرہ ہونا۔ دراصل دوستو، اس وقت اسرائیل میں نیتنیاہو کی جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ دراصل ایک ایسے نیتا کے سپورٹ سے چل رہی ہے جو حد سے زیادہ کٹر پنتھی مانا جاتا ہے۔ اس نیتا کا نام ہے ایتمان بن گویر۔ یہ دراصل ایک ایسا نیتا رہا ہے جو ہمیشہ سے ہی اس چیز کی سپورٹ میں رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے علاقے میں جو بچے کچے فلسطین ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، کہ اس پوری زمین پر ہی اسرائیل کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ انسان گورنمنٹ میں آیا ہے تب سے ویسٹ بینک کے علاقے میں ایک کے بعد ایک لگاتار جھڑپیں
बढ़ती चली गई। ऐसे बहुत सारी बार बार घटनाएं हुई कि वहाँ पर जबरदस्ती यहूदियों को बसाया गया और फिलिस्तीनियों को उन्हीं के घर से निकाला गया। इतना ही नहीं, कई बार इस तरह की वीडियोस आई जिसमें देखा गया ये इंसान एक मंत्री के पद पे होने के बावजूद भी अपना पूरा काफिला लेकर मुसलमानों को उकसाने के लिए मस्जिद अक्सा के इलाके में गया और इसके लोगों ने बाकायदा मस्जिद अक्सा में घुसने की कोशिशें भी की। इजराइल का ये मिनिस्टर फिलिस्तीन के मुसलमानों को बार बार उकसाने में कितना ज्यादा आगे बढ़ गया था, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि अमेरिका जैसे देश को इजराइल को इसके बारे में वार्निंग देना पड़ी थी। इजराइल के कट्टरपंथी लोगों की तरफ से बार बार मस्जिद अक्सा में इंटरफेयर करने की कोशिशों की वजह से ही फिलिस्तीनी मुसलमानों और वहाँ के कट्टरपंथी यहूदियों के झगड़े बढ़ते चले गए थे। नतीजा ये हुआ कि बाद में इस तरह के वीडियोस आए जो रमजान के महीने में इजराइल की फौज एक बार मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गई थी। मस्जिद अक्सा के अंदर न सिर्फ बड़ी तोड़ फोड़ की गई थी बल्कि जो अंदर में मौजूद थे उनके साथ मारपीट भी की गई थी और उनको कैदी भी बनाया गया था। ये सारी वीडियोस देखकर, इस तरह का झगड़ा मस्जिद अक्सा के अंदर देखकर पूरी दुनिया के लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। याद रहे दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जब जब इस तरह के हालात मस्जिद अक्सा से रिलेटेड बन रहे थे तब हमास की तरफ से इजराइल को धमकियां दी जा रही थी, मगर इजराइल ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमास की तरफ से इतना बड़ा रिएक्शन आएगा। क्योंकि याद रहे दोस्तों, हमास ने जो जंग शुरू की है इसके ऐलान में उसने क्लियरली कहा है कि ये जंग दरअसल मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए की गई है और ये इसी वजह से शुरू की गई है ताकि इजराइल बार बार मस्जिद अक्सा पर हमला करने की कोशिशें कर रहा था। इसलिए हमास ने इस ऑपरेशन का नाम भी तूफानुल अक्सा मतलब कि अल अक्सा स्टॉर्म रखा है। दूसरी वजह हमास के हमले के पीछे जो बताई जा रही है वो है दरअसल सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच पीस डील होना। जैसा कि मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच अमेरिका की कोशिशों से एक डील होने वाली थी जिसकी तहत सऊदी अरबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला था और बदले में सऊदी अरबिया को भी अमेरिका की तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला था। ये डील बिल्कुल आखिरी मोड़ में चल रही थी, मगर तभी अचानक से हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला कर दिया गया और एक बड़ी जंग को शुरू कर दिया गया। माना जा रहा है कि ये हमला बिल्कुल ऐसे वक्त पर जानबूझकर किया गया है कि जिस वक्त पर सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच डील होने वाली थी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस हमले के पीछे ईरान को भी बता रहे हैं। वजह यही है कि सऊदी अरबिया और इजराइल की डील से सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा नाखुश ईरान ही था। साथ ही साथ ईरान के ऊपर शक करने की एक और वजह ये भी है क्योंकि हर कोई जानता है कि हमास जैसा एक छोटा सा ग्रुप कि बोगाजा जैसे छोटे इलाके में ही रहता है, वो इतना बड़ा ऑपरेशन अकेले दम पर प्लान कर ही नहीं सकता था। हो ना हो किसी बड़ी शक्ति ने उसका साथ जरूर दिया है। फिलहाल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको बहुत सी सीख मिली होगी और वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि इसे अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।